हेलो डियर फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। इसी का आज हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड यानी मानव बस्ती से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चन को याद रखना जरूरी है। कॉपी अगर लेकर के बैठे हैं तो प्लीज नोट बनाएंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर को भी रटने की नौबत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कवर कराई जाती है वो क्वेश्चन को आप कवर करेंगे, ठीक है। क्लास में बने रहना है। सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इससे आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में या फिर कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे, या फिर आप बस्ती से क्या समझते हैं, या फिर बस्ती की परिभाषा दें, ठीक है। तो आपको मतलब पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा आपको लिखना है कि बस्ती यानी कॉलोनी सेटलमेंट के बारे में आपको पूरा तरह से पढ़ाया गया है। तो वह स्थान जो साधारण रूप से यानी जनरली अस्थायी रूप से बसा हुआ हो उसी को क्या बोलते हैं, बस्ती, या फिर अधिवास भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बस्ती या अधिवास भी उसको बोला जाता है, ठीक है। यानी साधारण जनरली जो होता है वो परमानेंट के लिए बसा हुआ रहता है, ठीक है। कुछ ही जनसंख्या वहां परमानेंट के लिए बस जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अधिवास यानी बस्ती कहलाएगा, ठीक है। यह समय वो स्थान के साथ लगातार बस्ती रहेगी, ठीक है। समय आगे जाते जाएगा, ठीक है। अभी 2000 कितना चल रहा है, 20वीं शताब्दी चल रहा है, तो आप 21वीं शताब्दी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बस्ती क्या होगी, लगातार बस्ती जाएगी, ठीक है। समय और स्थान के सापेक्ष होता है एक तरह से। समय बढ़ने के साथ उसकी बस्ती की जो आकार है उसमें चेंज आएगा, और स्थान में भी क्या होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा, और स्थान में जो भी स्थान होंगे वो भी एक तरह से घिर जाएंगे बस्ती के माध्यम से, ठीक है। तो समय और स्थान के सापेक्ष होता है बस्ती या फिर अधिवास। बस्ती में मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, बिल्कुल। बस्ती जो होती है, अधिवास जो होती है, मकानों का स्वरूप को, मकाने के रूप को बदला जा सकता है। क्यों बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें जो होता है बस्ती में कच्चे मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। और कच्चे मकान को तोड़ के कोई भी रूप उसको दिया जा सकता है, कोई भी रूप में उसको बनाया जा सकता है। पक्के मकान तो नहीं बनते, नगर में शहर में तो पक्के मकान बनते हैं, तो वहां मकानों का स्वरूप को बदलना काफी कठिन होगा, या फिर मकानों का स्वरूप को बदला ही नहीं जाएगा शहर या नगर में। लेकिन बस्ती में ऐसा नहीं होता है। बस्ती में मकानों का स्वरूप को बदला जा सकता है, क्योंकि बस्ती में जो मकान बनते हैं वो कच्चे बनते हैं, कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है, और उसको तोड़ के नया रूप दिया जा सकता है, ठीक है। उनके कार्य बदले जा सकते हैं, बिल्कुल। बस्ती में जो भी लोग रहते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप से रिलेटेड है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, पशुचारण भी आता है, आखेटन भी आता है, खनन भी आता है। मतलब एक तरह से बस्ती में जो भी जनसंख्या रहती है, बस्ती में जो भी लोग निवास करते हैं, उनके कार्य यानी प्राथमिक कार्य, उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो बदले जा सकते हैं। यानी वो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कभी कृषि करेंगे तो या फिर कभी पशुचारण करेंगे, कभी पशुचारण करेंगे तो कभी कृषि भी कर सकते हैं। मतलब कोई एक काम में वो परमानेंटली नहीं होते हैं, या फिर एक काम में वो परमानेंटली नहीं रखा भी जा सकता, मतलब उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बस्ती, या फिर आप बस्ती से क्या समझते हैं, बस्ती को परिभाषित करें, बस्ती की परिभाषा दें। तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे, लेकिन यहाँ आपको शॉर्ट में बताया गया है, वहां आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करेंगे। बस्ती का तो दो चार महत्वपूर्ण गुणवत्ता को लिख देंगे, बस्ती में क्या होता है, नहीं होता है, कृषि कार्य होते हैं, खनन होता है, क्या सॉरी खनन तो नहीं होता है जनरली, पशुचारण होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है। तो बस्ती को इस प्रकार आप परिभाषित करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्थान और स्थिति के मध्य अंतर बताइए। स्थान और स्थिति, देखिए स्थान का मतलब होता है साइट, जगह होगा, और स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन, और अब स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन, ठीक है। अब स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन, स्थिति का मतलब सिचुएशन, और स्थान का मतलब साइट, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि स्थान और स्थिति में क्या अंतर है, स्थान और स्थिति के बीच जो है क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप स्थान को लिखिए, ठीक है। स्थान को लिखने के बाद उसके बाद स्थिति को दर्शा देंगे, दोनों के बीच अंतर हो जाएगा। तो स्थान प्रकृति प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है गिवेन, दिया हुआ, ठीक है। प्रदत्त का मतलब क्या होता है, गिवेन यानी दिया हुआ, प्रकृति प्रकृति का तरफ से दिया हुआ वास्तविक तथा विशेष भूमि को सूचित करता है। जैसे कि एक विशेष गांव, एक विशेष मैदान में बसा गांव, ठीक है। एक कोई खास मैदान है उसमें बसा गांव जो हो वो क्या कहलाएगा, स्थान कहलाएगा। स्थान जो है जो भूमि है, जो भूमि का प्लॉट होता है, जो खेत के प्लॉट होते हैं, वो क्या कहलाएगा, स्थान कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो गिवन होता है प्रकृति का तरफ से होता है, नहीं ये प्रकृति प्रदत्त होता है, वास्तविक तथा विशेष भूमि को सृजित करता है, ठीक है। तो स्थान के बारे में आप लिख सकते हैं दो चार पॉइंट। अब देखिए स्थिति के बारे में आपको पूछा गया, ठीक है। तो स्थिति आपको पूछी जा सकती है। आप जनरली आपको किसी आप ही किसी को पूछते हैं कि स्थिति कैसी है, वहां की स्थिति कैसी है, वहां का सिचुएशन
सिचुएशन कैसा है, तो आप समझ गए कि यहाँ आपको स्थिति के बारे में डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि किसी समय यानी किसी समय विशेष में विशेष स्थान में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश की दशाओं को क्या बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्या स्थिति है, वह बाढ़ है, वहां क्या हो जाएगा, प्राकृतिक दशा हो जाएगा। प्राकृतिक दशा में बाढ़ है, बरसात हो रही है, या फिर क्या कौन सा सिचुएशन है, कौन सा स्थिति है, वहां प्राकृतिक दशा हो जाएगा। सांस्कृतिक दशा के अंतर्गत क्या होगा, कौन सा खेल खेला जा रहा है, कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, वहां त्योहार की स्थिति क्या है, त्योहार को मनाने की स्थिति क्या है, ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, तो किसी समय विशेष या फिर किसी समय किसी विशेष स्थान में सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश की दिशाओं में जो मतलब घटनाएं घटती है, या फिर एक तरह से जो उनका दिशा होता है, जो उसका डायरेक्शन होता है, वही क्या कहलाएगा, सिचुएशन यानी स्थिति कहलाएगा। ठीक है, स्थान लोकेशन सॉरी स्थान जो है वो भूमि को दर्शाएगा। ठीक है, और अब स्थिति वो क्या दर्शाएगा, लोकेशन को दर्शाएगा, और स्थिति सिचुएशन को दर्शाएगा। ठीक है, लोकेशन भी मतलब एक तरह से किसी फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स भूमि को, एक पॉइंट, ये भूमि है, मान चलिए ये भूमि है। ठीक है, ये भूमि है, एक पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लोकेशन। अब स्थिति कहलाएगा। ठीक है, अब स्थिति, ठीक है, और स्थिति जो होगा वो भूमि से रिलेटेड नहीं होता है। स्थान और अब स्थिति वो रिलेटेड है आपका भूमि से। स्थान जो है वो पूरा भूमि को कहेंगे, क्या कहेंगे, स्थान पूरा भूमि को कहेंगे। और अब स्थिति जो होगा एक पॉइंट होगा, एक लोकेशन होगा। अब स्थिति का मतलब होगा लोकेशन, और स्थिति का मतलब जो होता है वो भूमि से रिलेटेड नहीं होता है। स्थिति का मतलब होगा सांस्कृतिक दशा, प्राकृतिक दशा, सांस्कृतिक माहौल, सामाजिक माहौल, कैसा माहौल चल रहा है, कैसा हाल है, कैसा स्थिति है। तो स्थिति का मतलब आप इस तरह से समझेंगे। ठीक है, कोई बस्ती जिन प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश के मध्य बस्ती है, उन्हीं दशाओं को उस बस्ती की स्थिति कहलाती है। सही बात है कि कोई भी बस्ती जिन प्राकृतिक दशा में बसेगी, मतलब वो बस्ती नदी के किनारे बसी है, या फिर वो बस्ती में बाढ़ ज्यादा आती है, वो बस्ती में बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक दशा कहलाएगा। जो एक स्थिति को निर्देश करता है वो स्थिति कहलाएगा। ठीक है, तो मध्य बस्ती है तथा उनकी एक तरह से दशाओं को फिक्स करती है। सांस्कृतिक दशा, सांस्कृतिक परिवेश क्या है, बस्ती में कौन सा त्योहार मनाए जाते हैं, कौन सा त्योहार नहीं मनाए जाते, वो हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, तो कोई भी बस्ती प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश के बीच जो बस्ती है, उस वही मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश का जो दिशा होगा, यानी सॉरी दशा जो होगा, वही उस बस्ती का क्या कहलाएगा, स्थिति यानी एक तरह से सिचुएशन कहलाएगा। ठीक है, तो स्थान और स्थिति में आप डिफरेंस करेंगे। ठीक है, स्थिति और स्थान और अवस्थिति, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर भी कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि बस्तियों के वर्गीकरण के आधार क्या है। बस्ती जो है अधिवास है, उसके वर्गीकरण के आप क्या क्या आधार ला सकते हैं। ठीक है, तो आकार के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है, तो सिंपली आपको आकार के आधार पर, यानी उसका जो एक तरह से एरिया होगा, या फिर उसका जो एक तरह से रूप होगा, आकार होगा, वो उसके आधार पर आपको क्या करना है, बस्तियों का वर्गीकरण करना है। तो फर्स्ट होगा प्रकीर्ण बस्ती यानी स्केटर्ड सेटलमेंट, दूसरा है कंपैक्ट सेटलमेंट, सनहस बस्ती या जिसको सघन बस्ती भी बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए कार्यों के आधार पर अगर हम बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे तो कार्यों के आधार पर कृषि बस्ती होगा, पशुपालक बस्ती होगा, या फिर लकड़हारों का बस्ती होगा। तीन प्रकार आप लिखेंगे, कार्यों के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, या फिर एक तरह से आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे। सिर्फ आप यहाँ वर्गीकरण करके नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रकीर्ण बस्ती हम यहाँ लिखे तो 2 लाइन आपको इसमें लिखना है, नहीं तो फिर शॉर्ट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको वहां नंबर छटेगा, 100% वहां नंबर छटने का चांस ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ नाम नहीं लिख देना है, नाम के साथ साथ एक लाइन में उसको परिभाषा भी देना है, एक लाइन 2 लाइन उसका प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण यानी गुण जो होता है उसके बारे में लिखना है। नहीं तो फिर वहां कंजूसी कीजिएगा लिखने में, तो आपको नंबर देने में भी कंजूसी करेगा जो कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, तो सनहद बस्ती या फिर सघन बस्ती, ये चीज आप लिखेंगे, इसके बारे में भी 2 लाइन लिख देंगे। ये क्या हुआ, आकृति के आधार पर हुआ। ठीक है, अब कार्य के आधार पर लिख देंगे कि कृषि बस्ती, कृषि बस्ती में क्या होगा कि लोग कार्य करते हैं, कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, धान चावल गेहूं जो भी है वो सब लिख देना है। ठीक है, पशुपालक बस्ती, यहाँ क्या करते हैं, पशु का पालन करते हैं, रेंडियर का पालन करते हैं, गाय बकरी भैंस जो भी पालते हैं वो सबको लिख देना है। ठीक है, लकड़हारों का बस्ती, ठीक है, लकड़हारों का बस्ती में क्या हो जाएगा, लोग क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, और उनका जो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, यानी उनका जो जीवन यापन होता है, वो जंगलों में लकड़ी काटकर बेचने से जो पैसा प्राप्त होती है, जो आय होती है, उसी से वो लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख देंगे, तो नहीं तो वहां आपका नंबर कम छटेगा। ठीक है, अब चलिए पूछा गया है कि बस्ती, अब देखिए यहाँ लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि बस्तियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से बस्तियों की जनसंख्या के आधार, जनसंख्या के आकार तथा बस्तियों के निवासियों के द्वारा किए जाने वाले कामों के आधार पर किया जाता है।
जनसंख्या का आकार कैसा है, कितना जनसंख्या निवास करती है बस्ती में, कोई बस्ती में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कोई बस्ती में कम जनसंख्या निवास करती है। जो बस्ती में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है वो बस्ती का जनसंख्या आकार बड़ा होगा, जो बस्ती में जनसंख्या कम निवास करती है, लोग कम रहते हैं, उस बस्ती के जनसंख्या का आकार छोटा होगा। ठीक है, इसी के आधार पर भी आप बस्ती का वर्गीकरण कर सकते हैं। मेनली इसी के आधार पर किया जाता है और कामों के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, तो दोनों आधार के रूप में आपको बता दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बताएंगे कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप लोग मानव भूगोल के बारे में 2 लाइन लिखेंगे। पहले मानव भूगोल के बारे में आप लोग को पूरा तरह से पढ़ाया गया है कि मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, और मानव बस्तियों का अध्ययन औचित्य बताएं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, किस दृष्टि से किया जाता है, वो चीज आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मानव भूगोल के बारे में लिखेंगे यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में लिखेंगे। ये भूगोल का वह शाखा है, या वह ब्रांच है, वह प्रमुख ब्रांच है, वह प्रमुख शाखा है, वह प्रमुख बुक है, जो भी आपके मन में आए, बेस्ट से बेस्ट, इससे भी बेस्ट आपके दिमाग में आ सकता है, आपके मस्तिष्क में आ सकता है, बशर्ते कि आपको अच्छी तरह से लिखना है और जो भी इफेक्टिव पॉइंट आपके माइंड में आता है वो सारा चीज को उसमें कॉपी में लिखना है। ठीक है, प्रमुख शाखा रहा है। ठीक है, जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक, यानी उत्पत्ति कब हुई है मानव की, आदि मानव आए, आदि पृथ्वी पर आए, वो पहले कर्तन एवं दहन कृषि करते थे, जंगलों को जलाकर के कृषि करते थे, जंगल में घूमते थे, खाते थे, पीते थे, जंगल पर ही निर्भर रहते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, फल सब्जी सॉरी फल और कंद मूल जो होता था उनको कलेक्ट करते थे, उनको जमा करते थे और उसी से भोजन करते थे। ठीक है, तो उस स्थिति से लेकर यानी उस समय से लेकर अभी तक, वर्तमान तक, प्रेजेंट तक, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थिति तक पर्यावरण के साथ मानव का संबंध यानी रिलेशन कैसा रहा है, इसी चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें? मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है, इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मानव भूगोल मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समन्वय यानी समायोजन का अध्ययन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, दूसरे लाइन में आप ये भी बोल सकते हैं कि मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक ऐसा डायरेक्शन देती है मानव को, यानी ऐसा डायरेक्शन, ऐसा दिशा निर्देश करती है, ऐसा मतलब वो लोग को मतलब रूल बताती है मानव भूगोल कि आप प्रकृति के साथ यानी पर्यावरण के साथ अपना समन्वय कैसे स्थापित करेंगे, समायोजन कैसे स्थापित करेंगे, आपको प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना है कि प्रदूषण ना फैले या फिर प्राकृतिक पर्यावरण दुष्ट ना हो, सॉरी एक तरह से क्षति ना हो, लोगों को मतलब कोई परेशानी ना हो, आने वाले भावी पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारे चीज को डायरेक्शन देती है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल मानव को ये बताता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ आपको समन्वय यानी समायोजन कैसे स्थापित करना है, इस चीज के बारे में डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो मानव भूगोल आप समझ गए। मानव भूगोल के बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे। हाँ, अब देखिए अब मेन क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन का औचित्य बताएं। ठीक है, तो मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन कैसे किया जाता है, अब देखिए मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन, तो इस प्रकार आप लिखेंगे, मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन मुख्य विषय है। ठीक है, यानी मानव भूगोल जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें मानव भूगोल का अध्ययन क्या है, एक मेन टॉपिक है, मुख्य विषय है। ठीक है, क्योंकि मानव बस्तियों के स्वरूप से पता चलता है कि मानव का पर्यावरण या वातावरण के साथ कैसा सामंजस्य है। यानी मानव बस्ती के स्वरूप यानी मानव बस्ती में जो रह रहे हैं, जो भी जनसंख्या बस्ती में निवास करती है, उनके जो कार्य हैं यानी उनका जो वर्क है, उनका जो प्राथमिक क्रियाकलाप है या फिर द्वितीय क्रियाकलाप है, उनसे ये पता चलता है कि वह मानव पर्यावरण के साथ यानी वातावरण के साथ कैसा सामंजस्य स्थापित किए हैं या फिर कैसा समन्वय स्थापित किए हैं, कैसे उसका रिलेशन है। ठीक है, अगर प्राथमिक क्रियाकलाप करता है तो हम समझ जाएंगे कि मानव जो है पर्यावरण में क्या करती है, कृषि कार्य करती है। अगर द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप में अगर मानव कार्य करते हैं, मानव बस्ती में जो मानव जो जनसंख्या वो अगर द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कार्य करता है द्वितीय सेक्टर में, तो हम समझ जाएंगे कि मानव जो है वो प्रकृति यानी पर्यावरण के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को रूप को बदला जाता है और उसको मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन है कि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र विशेष के वातावरण से मानव का संबंध को दर्शाता है। ठीक है, समझ गए, यानी किसी भी क्षेत्र में कोई बस्ती होगा, उसका रूप जो होगा उस क्षेत्र विशेष के वातावरण से मानव का क्या रिलेशन है, उसी चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नहीं और 2-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषता को लिखे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई जितना लगाए बहुत कम है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, खास करके ये क्वेश्चन की ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, या फिर ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर स्थापित करें, या फिर ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर बताएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और उनकी विशेषता को बताएं। तो सबसे पहले आप ग्रामीण बस्ती के बारे में लिखिए।
लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नगरीय बस्ती के बारे में। नगरीय बस्ती के बारे में लिखने के बाद फिर उसकी विशेषता को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ग्रामीण बस्ती क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो आपका, दो क्वेश्चन आप ध्यान से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये तो टोटल क्वेश्चन 1 ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इसमें आप तोड़िएगा तो दो क्वेश्चन आपको नजर आएगा। पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उनकी विशेषता को लिखे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन को और भी खींच दिया लंबा आगे तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं इसका परिभाषा दीजिए, ठीक है। यानी रूरल सेटलमेंट जो होता है वो बस्ती जहां अधिवासी यानी निवासी जो होता है उसका जीविकोपार्जन प्राथमिक क्रियाकलाप द्वारा होता है, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रामीण बस्ती बोलेंगे। ग्रामीण बस्ती के बारे में आप जानते हैं, यानी रूरल सेटलमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं लोग, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, पशुचारण करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, खनन करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब फिर यहाँ हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि उनकी विशेषता को लिखिए, तो उनकी विशेषता को हम लिखेंगे। देखिए इस तरह से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छटने का चांस नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए उनकी विशेषता क्या हो जाएगा कि पहला विशेषता हम ये लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों में पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि, मत्स्य पालन आदि जीविकोपार्जन का सर्वप्रमुख स्रोत है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे विशेषता में कि ग्रामीण बस्ती की मुख्य समस्या जल की समस्या, जल जनित रोग, आधुनिक संचार की कमी, बेहतर शिक्षा प्रणाली की कमी, प्रवास की समस्या, यानी एजुकेशन सिस्टम इतना बेटर नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसके कारण स्किल्ड इतना नहीं होते, जितना प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आदिवासी यानी निवासी मतलब निवास करती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ग्रामीण बस्ती में नगरीय बस्ती की अपेक्षा जनसंख्या कम होता है। ग्रामीण बस्ती की बात की जाए तो नगर की अपेक्षा जनसंख्या कम होती है, नगर में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होता है। चौथा पॉइंट आप ये लिखिएगा कि ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों में सुरक्षा, जल की उपलब्धता, उच्च भूमि आदि क्षेत्र है, ठीक है। जल की उपलब्धता यानी एक तरह से सुरक्षा इतना नहीं है ग्रामीण बस्ती में, जो होता है सिक्योरिटी इतना सुरक्षा नहीं है। कोई भी आदमी जाके किसी का भी घर में जाके आराम से बैठ सकता है, आराम से घुस सकता है, क्योंकि मकान जो होते हैं कच्चे स्वरूप होते हैं, मकान होते हैं कच्चे स्वरूप के बने होते हैं, उसका स्वरूप को बदला जा सकता है। जस्ट मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन कवर कराया, तो मकान कच्चे होते तो वह सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा तो मजबूत नहीं होते हैं ना, तो सुरक्षा का एक तरह से गारंटी नहीं होगा। वहां एक तरह से लोग जो रहते हैं वो एक तरह से आपस में मिलजुल करके रहते हैं, और जल की उपलब्धता यानी स्वच्छ जल जो होता है उसका उपलब्धता काफी कम होता है, उच्च भूमि आदि क्षेत्र, ठीक है। आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि नगर की अपेक्षा मजबूत सामाजिक संबंध, अपराधी की कमी, ठीक है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा की कमी होती है, बिल्कुल कमी होती है, हम मानते हैं, लेकिन ये भी चीज तो देखना होगा कि वहां जो लोग रहते हैं, जो उनका सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है, एक दूसरे से काफी कनेक्टेड रहते हैं। मतलब अगर किसी बगल में किसी का अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बगल वाला या फिर दूसरे से बहुत दूर तक जो लोग जानते हैं उसको, ग्रामीण लोग आएंगे, बस्ती के लोग आएंगे और उनका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन नगर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बगल वाला क्या कर रहा है, मर रहा है, सर रहा है, गल रहा है, उससे कोई रिलेशन नहीं, कोई स्थापित, कोई मतलब नहीं, अपना काम करो, ठीक है। तो सामाजिक संबंध बहुत अच्छा होता है, जो बहुत बहुत खूबी है, बहुत अच्छी बात है ग्रामीण क्षेत्र की, और यही बहुत बड़ी बात है। ये बात बहुत अच्छा लगता है जब कोई आदमी अगर ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर जाता है तो उनको ये लगने लगता है कि हम लोग कहाँ आ गए, अजनबियों का शहर में आ गए, ठीक है। अजनबी का शहर में, अजनबियों का नगर में आ गए, ठीक है। ये बात काफी फेमस है, ठीक है। तो सामाजिक संबंध मजबूत होता है कहा, ग्रामीण क्षेत्र में। अपराध की कमी होती है, लोग मिलजुल करके रहते हैं, अपराध की कमी होती है। अगर गांव में अगर कोई आपको पीटेगा ना, संभल से छोड़िए, मतलब निगेटिव पॉइंट है ये, फिर भी मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, मतलब आप गांव में गए, मान चलिए आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई आपको मारने के लिए आएगा, मतलब थोड़ा सा पीटने के लिए आएगा कि नहीं इसको पीटो या फिर इसको मारो, ठीक है। तो वहां ग्रामीण लोग आपको घेर लेंगे, नहीं इसको नहीं मारना, नहीं है, जो भी समस्या है इनको सोल्व करो। यानी एक तरह से अपराध भी अगर वो अपराध कर लेते हैं ना गाँव में, तो एक तरह से उनका सोल्यूशन निकाल देता है बैठ के लोग। लेकिन ग्रामीण में ऐसा होता है, लेकिन नगर में होता है नहीं, पहले शूट आउट करो, पुलिस थाने को फोन करो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपराधी की कमी होती है, ठीक है। तो इसलिए गांव में एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया गया कि अगर किसी को अगर कोई काम कर ले, कोई अपराध कर ले, अगर उसको कोई जाएगा पीटने के लिए जाएगा, इसको मारने के लिए जाएगा, तो लोग वहां रोक लेते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से अपराध वहां घट जाता है। अब देखिए आपको नगरीय बस्ती के बारे में लिखना है। वर्तमान समय में 54%, 54, ये आप याद रखेंगे, नगर जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरीय बस्ती में निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए सेवाओं, निर्माण उद्योग, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। नगरीय बस्ती आप समझ गए। अब देखिए नगरीय बस्ती
बस्ती की विशेषता आप लिखेंगे कि जनसंख्या घनत्व तो उच्च होता है, बिल्कुल सही बात है। नगर में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होता है, उच्च होता है, जिस कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में 5,000 जनसंख्या आकार वाले नगरीय बस्ती कहलाती है, ठीक है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों का प्रधानता नगरीय बस्ती में मिलती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि भारत में नगरीय बस्ती की जनसंख्या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी जनसंख्या मतलब घनत्व की अगर बात की जाए, आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो निकाली जाती है टोटल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से किलोमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग किलोमीटर में, तभी वहां क्या निकलेगा, जनसंख्या घनत्व निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं और इनकी विशेषता क्या है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या को उल्लेखित करें या फिर समस्याओं की विवेचना करें। विकासशील देश की बात की जाए, जैसे कि भारत क्या है, विकासशील देश है। नाइजीरिया क्या है, विकासशील देश है। ग्रामीण बांग्लादेश क्या है, विकासशील देश है। विकास करता हुआ देश यानी डेवलपिंग कंट्री जो है वही क्या कहलाएगा, विकासशील देश कहलाएगा। जैसे कि अमेरिका जो है विकसित कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वो सारा चीज का विकास कर लिया, मतलब रोड वगैरह पुल वगैरह जो भी चीज है वो सारा चीज का विकास कर लिया, ठीक है। और अमेरिका क्या कहलाएगा, विकसित कंट्री कहलाएगा। विकासशील कंट्री कौन कहलाएगा, जो विकास करता है, पूरा तरह से अभी तरक्की नहीं किया है। एग्जाम्पल के रूप में भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश आपको ये दिखाया गया, ठीक है। और अविकसित देश वो कहलाएगा जो अभी तक पूरा तरह से गरीबी से झेल रहा है। जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री ले लेंगे तो अभी भी वहां इतना गरीबी है कि लोगों को खाने के लिए भी सही से भोजन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अविकसित देश कहलाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन था कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या का विवेचना कराए। तो ग्रामीण बस्ती आप क्या होता है, ग्रामीण बस्ती तो आप समझ गए, तो डायरेक्टली आपको यहाँ ये लिखना है। सबसे पहले ग्रामीण बस्ती के बारे में 2 लाइन लिखना है, ठीक है। पहले 2 लाइन विकासशील देश क्या होता है, फिर 2 लाइन आपका ग्रामीण बस्ती के बारे में अब टपकना है आपको और समस्याओं का विवेचना करने के लिए। यानी मेन जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस प्रकार पूरा एकदम सीना कान के एकदम सुनहरे अक्षरों में आपको लिखना है। चलिए, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या। चलिए, फर्स्ट पॉइंट यह है कि पर्यावरण से संबंधित समस्या, ठीक है। जल की कमी, बिल्कुल जल की कमी होती है ग्रामीण क्षेत्र में। शुद्ध जल की कमी होती है, लोग मतलब पेयजल यानी शुद्ध जल नहीं पी पाते, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, ठीक है। अतिसार हो जाता है, बहुत सारा डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। गंदी बस्ती की समस्या, ठीक है, गंदी बस्ती होती है ग्रामीण बस्ती में। प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी की संभावना आदि ग्रामीण बस्तियों की समस्या, ठीक है। दूसरा है कि आर्थिक समस्याएं, रोजगार की कमी। ग्रामीण लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, ज्यादातर प्रशिक्षित इतना नहीं होते, इतना स्किल्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण वो कोई भी काम को करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। यानी जनरली वो ज्यादातर काम नहीं कर पाएंगे। कृषि क्षेत्र के काम करते हैं, जो काम मतलब सबसे हो पाता है, या फिर एक तरह से अच्छा क्वालिटी का जो काम है, यानी द्वितीय या तृतीय सेक्टर के जो वर्क होते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अशिक्षित है, इतना प्रशिक्षण नहीं रहता उनके पास, वो इतना प्रशिक्षित यानी स्किल्ड नहीं रहते हैं। तो रोजगार की कमी होती है, आर्थिक समस्या है, ये एक ग्रामीण बस्ती का, ठीक है। दूसरा है कि मजदूरों में कौशल का अभाव। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि कौशल नहीं होता है, स्किल्ड नहीं होता, कोई भी काम को करने का ट्रेनिंग उसके पास नहीं होता है, जिसके कारण वो रोजगार यानी बेरोजगार के मार से झेल रहा होता है, ठीक है। तीसरा है कि प्रौद्योगिकी का अभाव। देखिए ये लाइन को आप लिख सकते हैं ना, मैं यहाँ तो शॉर्ट में लिखा हूं कि मजदूरों में कौशल का अभाव होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि ग्रामीण बस्तियों में, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों में उचित कौशल का अभाव होता है, जिसके कारण उनको कोई भी रोजगार नहीं मिल पाता है सही ढंग से, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ मेन पॉइंट हम आपको बताए हैं। बाकी एग्जाम में आपको कहा जाएगा कि इतना से इतना शब्दों के बीच आंसर दें, तो उसको देख करके आप उसको एडजस्ट करेंगे और अपने अनुसार आप लिखेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट अगर आपको हम बता देते हैं तो आपको तो आना चाहिए। मेन पॉइंट जब कोई बता देता है तो आपको पूरा तरह से उसको एकदम लिखना है, पूरा एकदम कॉपी भरना है अच्छा तरह से सुनहरे अक्षरों में। ये नहीं कि कॉपी भरने का फिराक में रह गए और कुछ से कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, सजा करके कॉपी लिखना है, तभी आपको नंबर मिलने का चांस है, नहीं तो फिर वहां नंबर छट जाएगा और आप एवरेज मार्किंग में आ जाएंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी का अभाव आदि आर्थिक समस्याएं विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों की समस्या, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक सांस्कृतिक अभाव, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में नवीनतम तकनीकी का अभाव, यानी जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, आईसीटी के यानी इंटर आईसीटी एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम टेक्नोलॉजी यानी नए नए टेक्नोलॉजी का जो विकास होता है एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन सिस्टम में नए नए टेक्नोलॉजी यानी नए नए तकनीक का जो समावेशन होता है, तो वो ग्रामीण व्यवस्था में नहीं हो पाता। ग्रामीण शिक्षा की जो व्यवस्था है यानी रूरल एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें नया टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता, या फिर नया टेक्नोलॉजी जो विकसित होती है वो उसमें नहीं पाया जाता, उसका अभाव होता है, ठीक है। जिसके कारण सही ढंग से शिक्षा का संचालन नहीं हो पाता और ग्रामीण बच्चे क्या हो जाते हैं, अशिक्षित हो जाते हैं, और अशिक्षित होकर के प्रशिक्षण नहीं हो पाते हैं, स्किल्ड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो कोई अच्छा रोजगार नहीं कर पाता है, और ग्रामीण बस्ती में क्या हो जाती है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो आर्थिक समस्या, मतलब एक समस्या दूसरे से कलेक्टेड रिलेटेड है, ठीक है। कारण का भी कारण होता है,
समझ गए। कारण का भी कारण होता है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसका भी कुछ कारण है। अब देखिए, मान चलिए आपके पास कोई काम आ गया, ठीक है, ऐसा अर्जेंटली काम है, ये आप नहीं पढ़ते, मतलब ये काम, ये मतलब आप नहीं पढ़ते, इसका कारण क्या हुआ कि आपके पास कोई अर्जेंटली काम आ गया, ठीक है। अब देखिए वो काम के कारण आप नहीं पढ़ पाए। अब वो काम क्यों आया, उस काम का आने का कारण क्या है, आप चलिए वो काम को आने का कारण इसलिए आपके पास आया क्योंकि आपके घर में कोई आदमी है नहीं। तो वो काम के आने का कारण क्या हुआ कि आपके घर में कोई आदमी नहीं है, ठीक है। अब वो आदमी नहीं होने का कारण क्या है, वो आदमी नहीं होने का कारण क्या है, ठीक है। अब वो आदमी जो नहीं होने का कारण है कि आपके घर में जो है ऐसा काम कर पड़ गया कि वो आदमी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब कारण के पीछे भी कारण होता है, कारण के पीछे भी कारण होता है, समझ गए। तो स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होता है, सांस्कृतिक यानी सामाजिक सांस्कृतिक अभाव होता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैनबरा पर टिप्पणी करें। आपको पता है कैनबरा आपका नियोजित नगर है जो आपके काफी फेमस है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कैनबरा के बारे में एक तरह से बताएं। तो कैनबरा के बारे में आपको पढ़ाया गया पूरा तरह से, कम वन पैराग्राफ में, एक पेज में आपको कैनबरा के बारे में थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ाया था। हम लोग आप बीच में पढ़े थे, डिस्कस किए थे, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैनबरा, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, अमेरिकन आर्किटेक्ट, अमेरिकन आर्किटेक्ट मतलब एक तरह से नक्शा बनाने वाला, ठीक है। उन्होंने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के इस नगर को राजधानी नगर के रूप में नियोजित किया, ठीक है। इस नियोजित नगर की स्थापना समय 5 प्रमुख केंद्र थे। प्रत्येक केंद्र को अलग अलग कार्यों यानी नगरीय कार्यों के लिए विकसित किया गया, ठीक है, नगरीय कार्यों के लिए विकसित किया गया। आप कॉपी देखिए, आपके पास अगर नोट बनाए हैं ईमानदारी से तो आपके पास नोट होगा। कैनबरा के बारे में हम पूरा तरह से पढ़ाए हैं, जो भी चीज आपको पढ़ाया है मेल में पॉइंट आपको उसके बारे में लिख देना है। कैनबरा के बारे में जैसे पूछा जाए, मेगा सिटी के बारे में पूछा गया है कि महानगर क्या होता है। मेगा सिटी यानी कई नगर या उपनगर मिलकर एक महानगर बनती है, सही बात है। इसकी जनसंख्या जो होती है 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, 1 करोड़ नहीं समझते तो 10 मिलियन तो समझते ना, यानी 10 M होती है। 1950 में न्यूयॉर्क को 1.25 करोड़ जनसंख्या का मेगा सिटी का दर्जा मिला, यानी जनसंख्या होने पर मेगा सिटी का दर्जा मिला था 1950 में न्यूयॉर्क को, ठीक है। अब देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नियोजित बस्ती क्या है, ठीक है। नियोजित बस्ती ने प्लान्ड सेटलमेंट जो होता है, सेटलमेंट होगा इस प्रकार की बस्ती सरकार द्वारा बसाई जाती है जैसे कि इथोपिया में ग्रामीणीकरण, इथोपिया की जो सरकार है वो ग्रामीणीकरण कर रही है, ठीक है। वो प्लान के अनुसार यानी नियोजन के अनुसार ग्रामीण बस्तियां बसा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, नियोजित बस्ती कहलाएगा। जैसे कि इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में बहुत सारे ग्रामीण बस्ती बसाए गए, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि अदिस अबाबा कहाँ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल शॉर्ट टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार लिखना है कि अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है जिनकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इथोपिया, इथोपिया यानी नवीन पुष्प, इसके भी बारे में हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो टोटल हम लोगों का 10 क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड, मानव बस्ती से रिलेटेड। आपका पहला बुक यानी बुक 1 ज्योग्राफी का चैप्टर, लास्ट चैप्टर आपका मानव बस्ती चैप्टर 10, जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बधाई हो आपको कि आपका सेकंड पहला बुक खत्म हो गया, ठीक है। पहला बुक जो है आपका बुक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, आपको बधाई हो इस बात का। और सेकंड बुक जो है आपका ये 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग सिर्फ धैर्य बना के रखें और जो भी चीज आपको दी जाती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, सारा नोटिफिकेशन को कवर कीजिएगा और जो भी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है उसको ईमानदारी से कवर करने का प्रयास कीजिएगा और अच्छा से अच्छा आप लोग बोर्ड में प्रदर्शन करेंगे, अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्लास में बने रहिए और पहली बार विजिट करें चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जमकर के शेयर कर देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।